देवगढ़ में खुशियों का सिलसिला लगातार जारी था। राजा चंद्रभान ने अपनी बेटी राजकुमारी रिंकी का विवाह एक साधारण इंसान राजू से करके उसे राज्य का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। राजू बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह ही कहाँ निकल पड़े? कम से कम आज तो थोड़ी देर आराम कर लेते। माँ, सुबह की ताजी हवा और उगते सूरज की पहली किरणें देवगढ़ के जंगल और मैदानों का अद्भुत सौंदर्य दिखाती हैं। और वैसे भी राजा जी ने मुझसे कहा था कि अब मुझे देवगढ़ के हर क्षेत्र, हर गली और हर किसान की झोपड़ी को अच्छी तरह से समझना होगा। मेरा बेटा कितना जिम्मेदार से काम कर रहा है। तुम सच में मेरी बेटी के लिए ईश्वर का आशीर्वाद हो। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। रिंकी तुम्हारा नाश्ते पर उत्सुकता से इंतजार कर रही है। उसने तुम्हारे लिए अपने हाथों से विशेष खजूर की खीर बनाई है। वो तुम्हारे बिना एक निवाला भी नहीं खाएगी। मैं अभी आता हूँ माँ, आप दोनों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। राजू जल्द ही तैयार होकर आहार कक्ष में पहुंचता है, जहां राजा चंद्रभान और रिंकी प्रेम पूर्वक नाश्ते पर बैठे हैं। आपको क्या लगता है राज्य के भावी महाराजा, मैं आपका कब तक इंतजार करूंगी? आपको पता है प्रेम से बनाई गई खीर कितनी जल्दी ठंडी हो जाती है और फिर उसका स्वाद बिगड़ जाता है। माफ करना मेरी प्यारी रानी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। दरअसल मैं देवगढ़ की गरीब प्रजा के लिए कुछ नई और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सोच रहा था और समय का पता ही नहीं चला। मेरा सारा ध्यान उसी में लगा हुआ था। ये हुई ना बात राजू। एक अच्छा राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचता है। तुमने मेरी उन सभी उम्मीदों से ज्यादा बेहतर साबित किया है जो मैंने तुम्हारे लिए लगाई थीं। मैं सच में बहुत खुश हूँ। पहले ये खीर खत्म करो। जब तक राजा का पेट नहीं भरेगा तब तक देवगढ़ में शांति और समृद्धि कैसे आएगी? सभी लोग हंस पड़ते हैं। ये सुखद, प्रेममय और खुशियों भरा सिलसिला एक लंबे अरसे तक चलता रहा। एक दिन अचानक राजकुमारी रिंकी के स्वास्थ्य में गंभीर गड़बड़ी शुरू हो गई। ये असामान्य था। ये बुखार कम क्यों नहीं हो रहा है और ये शरीर इतना निर्जीव क्यों होता जा रहा है? तुमने राजवैद्य को बुलवाया है ना राजू? हाँ माँ, राजवैद्य बस रास्ते में ही होंगे। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। पता नहीं, मुझे रात को अजीब और डरावने सपने आते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मैं चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रही हूँ। राजवैद्य को अब तक आ जाना चाहिए था। ये कैसी लापरवाही है? सेनापति, तुम अभी जाओ और उन्हें तुरंत लेकर आओ। एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। राजवैद्य आते हैं। वह रिंकी की नब्ज देखते हैं और उनके चेहरे पर चिंता और भय छा जाता है। कहिए राजवैद्य, क्या हुआ है मेरी बेटी को? साफ साफ बताइए। महारानी, बात बहुत गंभीर है। मैंने अपने पूरे जीवन काल में देवगढ़ के चिकित्सा इतिहास में ऐसी असामान्य और अज्ञात बीमारी कभी नहीं देखी। शरीर में न तो कोई बाहरी चोट है, न ही इस भयानक बुखार की कोई वजह है। फिर भी राजकुमारी दिन ब दिन शक्तिहीन होती जा रही हैं। तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम देवगढ़ की मुखिया वैद्य होकर भी इसका इलाज नहीं कर सकते? महाराज, मुझे अंदेशा है कि किसी बुरी या तंत्रिक शक्ति ने राजकुमारी को अपने गिरफ्त में ले लिया है। हमें तुरंत किसी ज्ञानी साधु या महान तांत्रिक की मदद लेनी पड़ेगी। केवल वही इसका कारण और निवारण बता सकते हैं। सेनापति, अभी इसी वक्त पूरे देवगढ़ में डंका पिटवा दो। जो कोई भी राजकुमारी का सही इलाज करेगा, उसे मुंह मांगी दौलत, सोना और मनचाहा पुरस्कार मिलेगा। राजा का आपातकालीन ऐलान सुनकर कई वैद्य, जड़ी बूटी वाले हकीम
और झाड़ फूंक करने वाले लोग आए, पर उनमें से कोई भी रिंकी का इलाज न कर सका। एक दिन एक तांत्रिक आता है। साधु बाबा, मेरी एक लौती बेटी को बचा लो। मैं आपके चरणों में अपनी सारी संपत्ति और धन दौलत डाल दूंगी। धन दौलत का मुझे कोई मोह नहीं है माता। मैं तो केवल धर्म और मानवता का कार्य करता हूँ। रिंकी को गहन ध्यान से देखते हुए फिर आंखें बंद करके शक्तिशाली मंत्रों का जाप करते हैं। राजकुमारी पर भयंकर काला जादू किया गया है। उनकी प्राण शक्ति धीरे धीरे खींची जा रही है। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो प्रलय आ जाएगा। किसने किया ये घिनौना काम? उस दुष्ट को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध से काम नहीं चलेगा युवराज। ये जादू किसी अति शक्तिशाली तांत्रिक ने किया है, जिसका निवारण केवल एक ही असंभव तरीके से हो सकता है। क्या करना होगा साधु बाबा? हम कुछ भी करने को तैयार हैं। देवगढ़ की पूर्वी सीमा पर एक घोर अंधेरा वन है। उस वन के बिल्कुल भीतर विकटगिरी नाम का एक दुर्गम पर्वत है। उस विकटगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी पर एक दुर्लभ और चमत्कारी फूल उगता है, जिसका नाम है अमृत संजीवनी। उस फूल को सही समय पर लाए बिना राजकुमारी का बचना असंभव है। वहां तो देवगढ़ का सबसे साहसी व्यक्ति भी जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं जाऊंगा। मैं अभी इसी क्षण वहां जाता हूं। मुझे एक पल की भी देरी गवारा नहीं है। रुको युवराज, ये यात्रा आसान नहीं है। उस वन में केवल गहन अंधेरा ही नहीं है, वहां खूंखार और क्रूर राक्षसों का अभेद्य डेरा है। नहीं, मैं राजू को नहीं जाने दूंगी महाराज। आप एक फौज को भेज दीजिए। महारानी, ये फूल केवल सच्चे विश्वास और निस्वार्थ प्रेम के बल पर ही तोड़ा जा सकता है। केवल राजकुमारी का पति युवराज राजू ही सच्चे दिल से ये काम कर सकता है, मगर उनकी सहायता के लिए एक और व्यक्ति का जाना अत्यंत आवश्यक है, जो शारीरिक शक्ति और तेज बुद्धि का उत्तम संयोग हो। राजू, तुम्हारे साथ सेनापति वीर जाएगा। वो हमारे राज्य के सबसे बहादुर, अनुभवी और पराक्रमी योद्धा हैं। उनकी तलवार की काट से कोई नहीं बच सकता। ठीक है महाराज, मैं और सेनापति वीर आज रात ही निकलेंगे। मैं अपनी रिंकी को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे उस फूल को किसी भी कीमत पर लाना होगा। जाने से पहले याद रखना, फूल तोड़ते समय सूर्य की पहली किरणें उस पर पड़नी चाहिए। अगर एक पल की भी देरी हुई तो फूल विषाक्त होकर जहर बन जाएगा। राजू और सेनापति वीर ने बिना समय गवाए उसी रात घोर अंधेरा वन की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों के पास केवल तेज तलवारें। जैसे ही वे वन के भीतर प्रवेश हुए, चारों तरफ गहन सन्नाटा छा गया। वीर, ये वन सचमुच कल्पना से भी ज्यादा डरावना है। सुना था कि देवगढ़ के पास के इस जंगल का नाम सुनकर तो बड़े बड़े योद्धा भी कांप जाते हैं। युवराज, आपकी बात पूरी तरह सही है। यहाँ की हवा में भी किसी अज्ञात बासी खून की बू आ रही है। पर आप तनाव न लें। जब तक मेरी तलवार मेरे हाथ में है, मैं आपको आंच भी नहीं आने दूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। देखिए युवराज, यही वो अशुभ रास्ता है जो विकटगिरी पर्वत की ओर जाता है। लेकिन ये रास्ता तो सूखे और ताजा खून के छींटों से भरा हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे यहां कोई बड़ा युद्ध हुआ हो। आगे बढ़ो वीर। अगर ये मेरी रिंकी को बचाने का एकमात्र रास्ता है, तो मैं इस खून पर भी चलकर जाऊंगा। डरने का समय नहीं है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनके सामने एक विशालकाय, भयानक और विभत्स राक्षस प्रकट होता है। हम यहाँ तुमसे व्यर्थ में लड़ने नहीं आए हैं राक्षस। मैंने बात को बीच में ही क्रूरता से काटते हुए, चुप! मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम दोनों ही मेरे आज रात के स्वादिष्ट भोजन बनोगे। मुझे तुम्हारा मांस बहुत प्रिय होगा।
वीर और राक्षस के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। वीर अपनी पूरी युद्ध कला और शारीरिक शक्ति से राक्षस पर लगातार वार करता है, पर राक्षस को जरा भी चोट नहीं लगती। इस पर तो मेरे वार का कोई भी असर नहीं हो रहा है। राजू अपनी तलवार पूरी शक्ति से निकालता है और राक्षस के पैरों पर वार करता है। राक्षस को थोड़ी चोट लगती है। तुम एक तुच्छ इंसान होकर मुझे चोट कैसे पहुंचा सकते हो? ये असंभव है। मैंने इस मामूली तलवार से नहीं, बल्कि अपनी पत्नी रिंकी के लिए सच्चे प्यार की शक्ति से वार किया है। ये शक्ति तुम्हारी राक्षसी शक्ति से बहुत बड़ी है। युवराज, उसकी असली शक्ति उसके विशाल सीने के बीचों बीच है। उसी पर प्रहार करो। राजू बिना एक पल सोचे समझे अपनी शक्ति को इकट्ठा करता है और राक्षस के सीने के ठीक बीच पर अपनी पूरी ताकत से वार करता है। एक भयंकर रोशनी फूटती है और राक्षस चीखते हुए तुरंत वही समाप्त हो जाता है। युवराज, आपने तो अभूतपूर्व शौर्य दिखाया। आप सचमुच देवगढ़ के अगले सबसे महान राजा बनने के सर्वथा लायक हैं। शुक्रिया वीर। अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है। तेजी से चलो। विकटगिरी अब ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। हमें दौड़ना पड़ेगा। पूरी रात की मुसीबत भरी और जोखिमपूर्ण यात्रा के बाद अंत में राजू और वीर विकटगिरी पर्वत की चोटी पर पहुंचे। ये कितना खूबसूरत है। इसकी चमक तो पूरे वन को रोशन कर रही है। ये फूल सचमुच दिव्य है। जल्दी कीजिए युवराज, सूर्य की पहली किरण बस आने ही वाली है। हमें समय का पूरा ध्यान रखना होगा। मन ही मन रिंकी को याद करते हुए, रिंकी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। मेरी जिंदगी तुम हो। राजू अपनी पूरी शक्ति और प्रेम के साथ फूल को तोड़ता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, सूर्य की पहली किरण सीधे फूल पर पड़ती है और वो और भी ज्यादा चमकने लगता है। हमने कर दिखाया वीर। अब एक पल की भी देरी नहीं। चलो जल्दी से देवगढ़ चलते हैं। साधु तुरंत फूल को सावधानी से पीसकर उसका अर्क निकालते हैं। यह चमत्कारी रस राजकुमारी रिंकी को पिलाया जाता है। जैसे ही रिंकी ने अमृत संजीवनी का रस पिया, उसके निर्जीव शरीर में एक अजीब सी तेज चमक आई। वह जैसे पुनर्जीवित हो उठी। राजू, आप? हाँ मेरी रिंकी, मैं यही हूँ। तुम ठीक हो। अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। साधु बाबा, आपने मेरी बेटी को नया जीवन दिया। बोलिए, आपको क्या चाहिए? हम आपको धनवान बना देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। मेरा कार्य समाप्त हुआ। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब राजकुमारी पूरी तरह सुरक्षित है। साधु बिना कोई इनाम या प्रशंसा लिए तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। राजू, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम केवल मेरा दामाद नहीं, बल्कि देवगढ़ के सच्चे रक्षक और योग्य उत्तराधिकारी हो। अब चलो सभी लोग। इतनी बड़ी खुशी के मौके पर राजमहल में विशाल भोज और उत्सव होना चाहिए। और फिर से देवगढ़ में खुशियाँ, शांति और समृद्धि लौट आईं। राजकुमारी, मैं भी आई हूँ इस खुशी में शामिल होने। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हाइप बटन को जरूर दबाइए।